हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए अभी रिसेंट की कुछ सिग्निफिकेंट लीगल न्यूज को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जो सबसे पहला लीगल क्वेश्चन है जिसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो ये है कि आप जानते हो कि पिछले कुछ समय से डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में आपको फोन देखने को मिल जाएगा, हर फोन में आपको इंटरनेट देखने को मिल जाएगा। और इससे क्या हो रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा प्रमोट हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इतना बढ़ रही है कि अगर आजकल कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो आपको उसकी वीडियो उस इंसिडेंट के होने के कुछ मिनट बाद ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एटसेट्रा जगह पे मिलने लगेगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब पहले क्या होता था, जब फोन वोन इतना मतलब वीडियो बनाना इतना चलन में नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होती थी वो सामने वाले व्यक्ति के साथ मिसबिहेव कर देते थे, मिसकंडक्ट कर देते थे। और जो सामने वाला होता था वो कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं हुआ करता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पुलिस। ऐसा कई बार पाया गया है कि पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर दी और उस व्यक्ति ने अगर कुछ पलट के जवाब दिया तो पता चला उसी के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा पुलिस ने खुद ही कर दिया। लेकिन ये चीज गाइस कहीं ना कहीं कम हो रही है। आजकल क्या है कि पुलिस वाले बदतमीजी करना चालू करते हैं या कोई भी अगर बदतमीजी करना चालू करता है तो आपको बस सिंपल क्या करना है, फोन निकाल के आपको वीडियो बना लेनी है और फिर वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन जाता है कि कल को अगर कोई बात होती है तो आप अपने डिफेंस में उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आता है कि मान लीजिए अगर कोई पुलिस वाला आपके ऊपर अगर कोई एक्शन ले रहा हो और आप उस समय उसकी वीडियो बनाने लगो और पुलिस वाला आपसे कहने लगे कि आप तो मतलब मेरी ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, तो वो आईपीसी में सेक्शन 186 के अंतर्गत मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें सजा मिलेगी। तो क्या वो उस सेक्शन के अंडर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है या नहीं? और गाइस ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ राइट कि अगर पुलिस वाला अगर आपके ऊपर एक्शन ले रहा है तो आपकी राइट्स उस समय क्या है, आप किस हद तक उसके सामने चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस लीगल क्वेश्चन यही निकल के आता है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने कि अगर पुलिस वाला मान लीजिए आपके गाड़ी के पेपर चेक कर रहा है, आप बस उसकी वीडियो बना रहे हो और थोड़ी बहुत टिप्पणियां कर रहे हो और पुलिस वाला उल्टा सेक्शन 186 के अंडर आपके ऊपर एफआईआर कर दे, तो क्या ये एक वैलिड एफआईआर होगा? क्या ये एक वैलिड ग्राउंड होगा आपके ऊपर मुकदमा बनाने का या नहीं? तो गाइस ये जो केस आया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने, पहले तो मैं आपको उसके फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं। तो देखिए व्यक्ति का नाम होता है सीताराम शर्मा। नाम तो उनका काफी ज्यादा अच्छा है, काम का पता नहीं। तो ये क्या होता है, ये कार से जा रहे होते हैं, इनका प्रोफेशन होता है कि ये ड्राइवर होते हैं और रास्ते से जा रहे होते हैं। पुलिस वाला इनको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। हालांकि ये उस समय नहीं रुकते हैं, आगे गाड़ी ये बढ़ा के लेके चले जाते हैं, आगे कहीं जाके पार्क कर देते हैं। बाद में पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं। अब इन्होंने वहां पे तुरंत दिमाग लगाया, इन्होंने अपना फोन निकाला, फोन में फेसबुक खोला, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम तुरंत चालू कर दी और पुलिस वाला इनसे पूछता रहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता दो, आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं रोकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये फेसबुक पे लाइव जाके अपनी टिप्पणियां जो भी ये दे रहे थे। और पुलिस वाले सेक्शन 186 वही मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ऑफिशियल व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, उसके ऊपर इनको मुकदमा कर देते हैं। प्लस इनके जो गाड़ी होती है उसके ऊपर चालान अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं ये उल्टा केस कर देते हैं पुलिस के खिलाफ। मतलब शिमला में मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मतलब केस चल रहा होता है, पुलिस वालों ने किया था, उसी को चैलेंज करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जाता। तो यहाँ पे अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था कि ये जो अपनी फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और थोड़ी बहुत टिप्पणियां पुलिस वालों के एक्शंस के ऊपर कर रहे थे, तो ये एक वैलिड ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यही कहना है कि मात्र अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम कर रहा है, उसका कोई अगर कोई वीडियो बना ले रहा है, थोड़ी बहुत टिप्पणियां कर दे रहा है, इनफैक्ट थोड़ी अगर टेढ़ी लैंग्वेज भी यूज कर दे रहा है, तो उसको एक वैलिड ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। बल्कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको इस सेक्शन 186 के अंदर केस अगर लाना है तो वहां पे कोई एक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए कि मान लीजिए पुलिस वाला अगर कोई काम कर रहा है, कोई कागज मांग रहा है या गाड़ी अगर आपकी रोक रहा है, आप उसको अगर धक्का दे दो, उसके कपड़े पकड़ के खींच लो या उसको चाटा मार दो, तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो। तब वहां पे एक वैलिड केस वहां पे बनता है। लेकिन मात्र वीडियो निकाल के मतलब फोन निकाल के वीडियो बना लेना, तो उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कहा जाएगा। नहीं तो ऐसे तो कहीं भी कुछ ना कुछ होता रहता है। हर कोई अगर वीडियो बना रहा, पुलिस वाले सबके ऊपर मुकदमा लिखने लगे, तब तो फिर हो चुका काम। इनफैक्ट आप अगर न्यू सीआरपीसी देखोगे, जो नए क्रिमिनल प्रोसीजर्स आए हैं, उसमें पुलिस के पास ये राइट है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने गया है, कोई घटने पे अगर कोई चीज हुई है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना भी यही है कि अगर उनके पास ये राइट है तो भाई हम जैसे आम आदमी के पास भी ये राइट होनी चाहिए कि अगर हाँ पुलिस वाला कुछ कर रहा है तो हम भी वीडियो बना ले भाई, कि मान लो कल को कोई हमको उसमें फंसाने की कोशिश करे तो हमारे पास भी एक एविडेंस रहे। तो ये चीज है, आप अपनी इस राइट से बिल्कुल वाकिफ रहिएगा। कुल मिला के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ये कहना है
कि अगर आप वीडियो निकाल के पुलिस वाले की अगर वीडियो आप बना रहे हो, वो अपना चालान काट रहा है या फिर आपसे पेपर मांग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक्टिव फोर्स उसके अगेंस्ट, मतलब उस व्यक्ति के अगेंस्ट, उस पुलिस वाले के अगेंस्ट आप यूज कर रहे हो कि आप उसको धक्का दे दो या फिर आप उसकी मतलब पकड़ के हिला दो या फिर तमाचा माचा मार दो। वहां पे जहां पे आपने एक्टिव फोर्स यूज की, वहां पे ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। सेक्शन 186 के अंडर आप लायबल हो जाओगे। लेकिन मात्र आप वीडियो बना रहे हो, थोड़ी बहुत टिप्पणियां कर रहे हो, तो वहां कोई दिक्कत बात तो ये चीज है। अब एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मान लीजिए अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस है, वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है किसी बंदे के खिलाफ, और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या ये जो एफआईआर है उसको क्वाश कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे, मतलब सिर्फ मनी सेटलमेंट के बेसिस पे क्या उस एफआईआर को क्वाश करवाया जा सकता है या नहीं? इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आई है दिल्ली हाईकोर्ट की कि अगर कोई बंदा अक्यूज्ड है कि उसने किसी बंदी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है उसके साथ, और लड़की जब एफआईआर करती है उस बंदे के ऊपर, तो क्या उस एफआईआर को पैसे दे के क्या उसको क्वाश करवाया जा सकता है? तो गाइस यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का सीधा जवाब ये है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में आप एफआईआर को सिर्फ पैसे के बेसिस पे आप उसको क्वाश नहीं करवा सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। इसीलिए आप देखते हो क्रिमिनल केसेस में एक पार्टी हमेशा स्टेट होती है जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस और जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं ये एक डिटरेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑफेंस का जो नेचर है ये प्राइवेट नहीं रह जाता है, पब्लिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें जब जस्टिस मिलती है उस विक्टिम को, तो यहाँ तो उनका जो दोनों का मैटर है उसमें विक्टिम का फायदा होता है, विक्टिम को जस्टिस मिलती है, प्लस यहाँ पे सोसाइटी का भी फायदा होता है, क्योंकि एक डिटरेंस का काम करता है ताकि मतलब और भी लोग हैं वो ऐसा काम ना करे। थोड़ा डिटरेंस, थोड़ा डर का माहौल वहां पे बनेगा, तो ये चीज होती है। दूसरी बात यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर एफआईआर को इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में अगर एफआईआर को सिर्फ पैसे के बेसिस पे अगर हम लोग क्वाश करने लगे, तो यहाँ पे तो एक तरह से ये जो जस्टिस होती है इन केसेस में उसकी बोली लग जाएगी, जो विक्टिम है उसकी शरीर की बोली लग जाएगी, उसकी इज्जत की बोली लग जाएगी, एंड अगेन मेंशनिंग जस्टिस की बोली लग जाएगी। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते हैं भाई, बिल्कुल ही मोरल के अगेंस्ट चला जाएगा और जस्टिस की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि भाई इन सब केसेस में जो विक्टिम होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हानि पहुंचती है, उसकी जो जिंदगी होती है उसको भी हानि पहुंचती है, प्लस यहाँ पे मौत का भी डर होता है उस विक्टिम का, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो अक्यूज होता है विक्टिम का रेप तो करता ही करता है, प्लस यहाँ पे एविडेंस, मतलब जो विक्टिम होती है वो बाद में गवाही देके उस अक्यूज को फंसा ना दे बिल्कुल, तो इसलिए कई बार ऐसे केसेस में अक्यूज होता है वो डेथ कॉज कर देता है उस विक्टिम की। तो यहाँ पे इन सब केसेस में बहुत सारी चीजें स्टेक पे होती है, तो इसलिए भी यहाँ पे सिर्फ पैसे के बेसिस पे केस को रफा दफा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जो केस आता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसके फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो अक्यूज होता है, जो विक्टिम होती है, उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ऐसा विक्टिम का कहना है। फिर यहाँ पे जब एफआईआर दर्ज करी गई तो वहाँ पे पाया गया कि एफआईआर को मॉनेटरी बेसिस पे वहाँ पे सेटल करने की कोशिश की जा रही थी। पहले बात होती है 12 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पे जब अक्यूज की फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे मैटर 1.5 लाख पे आके रफा दफा होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर पूरी प्रॉपर रोक लगा दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे जो जस्टिस है आप उसकी भी बोली लगा दे रहे हो, उसको भी फॉर सेल कर दे रहे हो, प्लस यहाँ पे सोसाइटी के लिए तो गलत मैसेज जा ही रहा है। फिर यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन दिया हुआ है रेप में, तो उसका क्या ही मतलब हुआ जब आप मतलब अक्यूज के पास ऑप्शन आ गया कि पैसा देके यहाँ पे मैटर खत्म कर दो। और इस केस में एडिशनल फैक्ट्स ये भी होते हैं कि जो अक्यूज्ड होता है वो उस लड़के को दिखाता है कि वो डाइवोर्स्ड है, और प्लस यहाँ पे उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था इस बेसिस पे कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन हालांकि शादी कभी होती नहीं है। फिर बाद में ये रेप का केस वेस पूरा एफआईआर होता है, फिर बाद में ये मनी सेटलमेंट वाली बात होती है। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे एफआईआर को क्वाश करवाना इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में इसको एज अ राइट नहीं देखा जा सकता है। ये नहीं है कि जब मर्जी किया तब एफआईआर किया, जब मर्जी किया तो एफआईआर वापस ले रहे हैं पैसा ले दे करके, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ वकीलों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, ऐसे वकीलों को जो जस्ट डायल जैसी कंपनीज, क्विकर जैसी कंपनीज, सुलेखा जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते थे कि भैया आप हमारे पास आओ, हम आपको लीगल सर्विसेज देंगे, ये हमारी फीस है,
ये हमारी रेटिंग है, 5 स्टार की रेटिंग या जो भी है, ये हमारी रेटिंग है, तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा था। लेकिन आप जानते हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल ही प्रोहिबिट करते हैं कि एक एडवोकेट अपनी सर्विसेज को सेल नहीं कर सकता है, उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकता है और उसको प्रोमोट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो एडवोकेसी, ये जो लॉ का जो प्रोफेशन है, ये बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, टीचर का प्रोफेशन होता है, नोबल प्रोफेशन होते हैं, वैसे ही लॉ भी एक नोबल प्रोफेशन है। ये जो प्रोफेशन है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे जस्टिस सर्व करने के लिए है। इनफैक्ट जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाने के लिए, अक्यूज जो है उसको जस्टिस दिलाने के लिए, चाहे वो निर्दोष हो या फिर दोषी हो, निर्दोष हो तो उसको छुड़वा दो, दोषी है तो उसको सजा दिलवा दो। और यहाँ पे जो कोर्ट है, तो यहाँ पे लॉयर्स की पहली ड्यूटी कोर्ट की तरफ होती है, ताकि वो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे, जिससे कोर्ट को मतलब आसानी हो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है और अक्यूज को सजा देनी है या नहीं देनी। तो यहीं पे ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने दिखाई। यहाँ पे पिटीशन डाली गई थी हाईकोर्ट के सामने, ये जो जितने भी ऑनलाइन वकील हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सॉलिसिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत चीज है। इनफैक्ट रूल 36 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यही चीज प्रोहिबिट करता है कि एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं वकील। और इनफैक्ट ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर जो अपनी इम्यूनिटी क्लेम करते रहते हैं, एग्जेम्पशन मांगते रहते हैं, तो उस चीज को भी वहां पे डिनाई कर दिया कोर्ट। इनफैक्ट कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि भाई ऐसे जितने भी लॉयर हैं जो ऐसे मेल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज्ड हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहां पे अपना फिक्स प्राइस बता दो कितना हमारा फीस है, और वहां पे नीचे आप 5 स्टार या 10 स्टार रेटिंग दिखा दे रहे हो कि हाँ हम इतने रिलायबल हैं। तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो लीगल प्रोफेशन है ये ना ही एक जॉब है ना ही एक बिजनेस है, और आप ऐसी चीजें करके उसको एक बिजनेस की तरह पोर्ट्रे कर रहे हो। और यहाँ पे आपका क्लियर इंटेंशन दिख रहा है कि आप जस्टिस के लिए आप इस प्रोफेशन में नहीं हो, बल्कि आप प्रॉफिट्स कमाने, मतलब प्रॉफिट आपका पहला प्रेफरेंस है, जस्टिस आपका नीचे है। तो ऐसे नहीं चलेगा। और इनफैक्ट इस ब्रांडिंग कल्चर को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी डिग्निटी इस प्रोफेशन की मेंटेन्ड है कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगी। प्लस ये जो वेबसाइट आप चेक करोगे ना, तो वहां पे बिल्कुल प्रॉपर कैटेगरीज बनी हुई है लॉयर्स की, कि प्लैटिनम वाले लॉयर्स ये हैं, टॉप रेटेड वाले ये हैं और प्रीमियम वाले ये हैं। तो ऐसे ये पूरा बिजनेस चल रहा था, जिसको अब मद्रास हाईकोर्ट ने बिल्कुल ही खत्म करने की बात कर। तो ये चीज है गाइस। बाकी अगर आप भी एक लॉयर हो या लीगल प्रोफेशन में हो और लिटिगेशन में आना चाहते हो, तो आप भी गलती से ये चीज कभी ना करिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो लीगल सर्विसेज एक्ट के अंदर ये जो लोक अदालत को पावर दिया है कि वो ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द फास्टर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि ये जो लिटिगेशन में ये जो बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसको बचाया जा सके। तो क्या ये जो केसेस जो लोक अदालत में आते हैं, क्या ये लोक अदालत उन केसेस को डिसमिस कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टी वहां पे प्रेजेंट नहीं हुई कोर्ट के सामने, या अगर लोक अदालत में कोई ये जो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाई, यहाँ पे लोक अदालत कोई अवार्ड नहीं दे पाई, तो क्या लोक अदालत उस केस को डिसमिस कर सकती है या नहीं? तो ये एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जिसको राजस्थान हाईकोर्ट ने आंसर कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कहना है। तो देखिए, पहले तो आपको फैक्ट बता देता हूं इस केस में जो राजस्थान हाईकोर्ट के सामने आता है। तो देखिए, पिटिशनर जो होते हैं उनका केस लोक अदालत में आता है। लोक अदालत में ये जो पिटिशनर होते हैं अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो लोक अदालत क्या करती है, लोक अदालत इनके केस को डिसमिस कर देती है, जिसको ये चैलेंज करके हाईकोर्ट पहुंच। अब यहाँ पे यही सवाल आता है कि जो लोक अदालत की जो पोजीशन है कि उन्होंने इनके केस को डिसमिस कर दिया, ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट का यही कहना है कि लोक अदालत के पास बिल्कुल ये पावर नहीं है कि अगर उनके सामने मतलब उनके पास कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं हो पाई तो उस बेसिस पे वो उस केस को डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोक अदालत थी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि ये जो कोर्ट के सामने जो सालों साल ये केस चलते रहते हैं या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में जो केसेस होते हैं उनका जल्दी रेजोल्यूशन हो, पार्टीज जो हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, इसलिए यहाँ पे लोक अदालत बनाई गई थी। लेकिन उसके पास ये बिल्कुल पावर नहीं है कि वो किसी भी केस को डिसमिस कर दे, क्योंकि कोर्ट से केसेस को रेफर किया जाता है लोक अदालत में। अगर वहां पे लोक अदालत में कोई बात नहीं बन पा रही है तो लोक अदालत इतना कर सकती है कि उस केस के रिकॉर्ड को वापस से उस ओरिजिनल कोर्ट में भेज दे जहां से रेफर किया गया था। और फिर जब वो कोर्ट में केस वापस चला जाएगा तो जो नॉर्मल लीगल प्रोसीजर होता है, जो भी लॉ वॉ लगते हैं, सिर्फ उसके हिसाब से उस केस का रेजोल्यूशन फिर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हाईकोर्ट का ये कहना है, फिर से आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, लोक अदालत के पास अगर कोई केस आता है और पार्टी वहां पे नहीं आ पाती है तो सिर्फ
उस बेसिस पे लोक अदालत उस केस को डिसमिस नहीं कर सकती है, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि लोक अदालत ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है। बल्कि यहाँ पे लोक अदालत के पास ये ऑप्शन है कि उस केस को, जिस कोर्ट से वो केस आया है एज अ रेफरेंस, उसको उस कोर्ट में वापस भेज दे। वो जो ओरिजिनल कोर्ट है वहां पे जो नॉर्मल लीगल प्रोसीजर है, जो नॉर्मल लॉज जो फॉलो होते हैं उस केस में लगने हैं, उस हिसाब से उस केस का रेजोल्यूशन होगा। तो ये चीज है। तो गाइस यही सब है इस वीडियो में। इसके अलावा एक दो न्यूज और भी सिग्निफिकेंट है, बट मेरे गले में पेन हो रहा है तो मैं सोचा उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको इतने अपडेट्स आपको सिग्निफिकेंट लगे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।